नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आगे हम बात करेंगे कि ग्लोबल मार्केट से संकेत कैसे मिल रहे हैं सुबह सुबह। साथ ही खबरों वाले शेयर्स और नतीजों पर भी बात करेंगे और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आज कमोडिटी मार्केट में रणनीति क्या अपनानी चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एशियाई बाजारों से और काफी अच्छी यहाँ पर शुरुआत देखने को मिल रही है। कोरिया के बाजार हल्के लाल निशान में है, जापान के बाजार कमजोर हैं, 152 अंक नीचे हैं। थोड़ी देर पहले बाकी सारे बाजार में भी थोड़ी कमजोरी थी, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि हल्की रिकवरी देखने को मिल रही है और गिफ्ट निफ्टी भी हरे निशान में कारोबार कर रहा है। 22,470 के ऊपर के लेवल्स दिखाई दे रहे हैं गिफ्ट निफ्टी में, तो यहाँ से संकेत अच्छे हैं। इसके अलावा हांगकांग के बाजार भी हरे निशान में हैं। करीब 1.5% से ज़्यादा की बढ़त यहाँ पर भी देखने को मिल रही है और चीन के बाजार भी हल्के हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। आज चीन की तरफ से काफ़ी सारे अहम इकोनॉमिक डेटा भी आएंगे, न्यू हाउस प्राइस, इसके अलावा शहर में बेरोजगारी दर और रिटेल बिक्री की आंकड़े भी आएंगे जिस पर कि हमारी नज़र होगी। अमेरिकी बाजारों की बात करें तो काफ़ी अच्छे संकेत यहाँ पर मिल रहे हैं और कल अमेरिकी बाजारों में रिकॉर्ड लेवल्स देखने को मिले। डाउ जोन्स दिन के कारोबारी सत्र के बीच में 40,000 का स्तर छुआ, 40,051 का नया हाई बना कल डाउ जोन्स में। उसके बाद हमने थोड़ी मुनाफा वसूली देखी और लाल निशान में बंद हुए, लेकिन कल रिकॉर्ड लेवल्स देखने को मिले हैं। S&P 500 और नास्डैक में भी हमने देखा कि अच्छे लेवल्स थे। S&P 500 तो बुधवार के दिन 5,300 के पार बंद हुआ था, अभी थोड़ा नीचे क्लोज हुआ और नास्डैक में भी कल रिकॉर्ड हाइज देखने के बाद थोड़ी मुनाफा वसूली देखने को मिली, लेकिन ओवरऑल कल के दिन मजबूती थी बाजार में। एक काफ़ी शानदार रैली पिछले काफ़ी समय से हम देख रहे हैं अमेरिकी बाजारों में देखने को मिल रही है और इसके पीछे की वजह काफ़ी सारे हैं। पहले तो ये कि अब AI और इस बार के जो नतीजे आ रहे हैं, कॉर्पोरेट अर्निंग्स आई वो भी काफ़ी अच्छी थी और उसी पर बाजार पॉजिटिव है। और आगे AI अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर भी बाजार काफी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा ब्याज दरों में भी पीक बनने की उम्मीद अब काफी बढ़ गई है। अब यहाँ से कटौती की ही बात ज्यादातर की जा रही है, जिसके चलते हमने बाजार में तेजी देखी। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी काफी हुए। अब इस बीच अगर 2024 में इस पूरे साल बात करें YTD रिटर्न, तो नास्डैक और S&P 500 में 11% और डाउ जोन्स में 6% की तेजी अभी तक दिख चुकी है। और उसमें अगर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखेंगे तो वॉलमार्ट के काफ़ी अच्छे नतीजे आए कल। उसके बाद हमने 7% की तेजी देखी और वहाँ से भी डाउ जोन्स की तेजी को एक सपोर्ट मिला। इसके अलावा अमेजॉन, मेटा प्लेटफॉर्म्स और निविडिया के शेयर भी 2024 के अपने ऊपरी स्तर पर कारोबार कर रहे थे। अमेरिकन एक्सप्रेस में इस साल करीब 29% और गोल्डमैन सैक्स में 20% की तेजी देखने को मिली। ये जो हल्की नरमी कल हमने देखी वो इस वजह से भी थी कि कल वीकली जॉबलेस क्लेम के जो आंकड़े आए वो अनुमान से थोड़े ज़्यादा थे, ज़्यादा नहीं, लेकिन 2.22 लाख के पास ये नंबर निकल कर आए। अभी भी लेबर मार्केट थोड़ी टाइट ही नज़र आ रही है और इसकी वजह से हमने थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली देखी, लेकिन ज़्यादा कुछ चिंता वाली बात नहीं, क्योंकि ओवरऑल मूड अच्छा है फिलहाल अमेरिकी बाजार का और रिकॉर्ड लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। तो ऊपरी स्तर पर हमने देखा कि थोड़ा रेजिस्टेंस भी फेस होते हुए नजर आया, इस वजह से हल्की मुनाफा वसूली भी कल के दिन देखने को मिली है। आगे बढ़ते हैं और यूरोप के बाजार भी देखेंगे तो यहाँ भी लाल निशान में ही कारोबार हुआ। बॉन्ड यील्ड्स 4.4% के नीचे अभी भी बरकरार हैं। डॉलर में थोड़ी तेजी देखी हमने, लेकिन डॉलर में जो तेजी आई उससे सोने में दबाव हुआ, लेकिन ब्याज दरों में कटौती होने की संभावना से सोने की चाल को निचले स्तरों से सपोर्ट भी मिला। कच्चा तेल भी दायरे में ही कारोबार कर रहा है, 82 से 83 डॉलर के पास कच्चा तेल भी ट्रेड कर रहा है। इस बीच जो हम आपको बता रहे थे, एशिया की तरफ से जो आंकड़ा आने वाला था, चीन की तरफ से जो ट्रेड डेटा आए हैं उसमें अब रिटेल बिक्री के आंकड़े आ चुके हैं, अनुमान से कम नंबर्स आए हैं। इंडस्ट्रियल आउटपुट की बात करें तो 6.7%, अनुमान 5.5% का था। तो रिटेल बिक्री के आंकड़े तो अनुमान से कमजोर, लेकिन इंडस्ट्रियल आउटपुट के नंबर्स बेहतर नजर आ रहे हैं। एशियाई बाजारों पर एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं तो यहाँ पर मोमेंटम बना हुआ है, अभी भी मजबूती के साथ ही यहाँ पर कारोबार हो रहा है। सभी इंडाइसेस हरे निशान में ही फिलहाल ट्रेड कर रहे हैं। इस डेटा के आने के बाद हमने देखा कि थोड़ी हल्की तेजी चीन के बाजारों में देखने को मिल रही है। गिफ्ट निफ्टी अभी भी पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये हैं इस वक्त के संकेत ग्लोबल बाजारों से। अब एफआईज और डीआईएस का भी अपडेट एक बार ले लेते हैं। और कल कैश मार्केट में एफआईज की तरफ से बिकवाली का आंकड़ा है, लेकिन ये आंकड़ा काफी छोटा है, 770 करोड़ की बिकवाली हुई है एफआईआईस की तरफ से। वहीं डीआईआईएस की तरफ से खरीदारी जारी है और कल भी 2128 करोड़ की खरीदारी करके गए हैं। इंडेक्स फ्यूचर में 740 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा है। वहीं इंडेक्स ऑप्शन में 12,690 करोड़ के से ज्यादा की
खरीदारी हुई है एफआईएस की तरफ से। कल एक्सपायरी भी काफी शानदार हुई थी। हमने देखा कि दिन भर बाजार में उतार चढ़ाव बना रहा, लेकिन उसके बाद क्लोजिंग होते होते शानदार एक स्पाइक आया और 22,400 के पार बंद हुआ निफ्टी। अब बैंक निफ्टी में भी जो भी लॉस था वो वो वहां से शानदार तेजी देखने को मिली और 280 अंकों से ज्यादा की मजबूती बैंक निफ्टी में भी कल देखने को मिली है। तो कल की एक्सपायरी अच्छी नोट पे हुई। अब आज समझ लेते हैं कि आज के लिए ओपनिंग कैसे रह सकती है और कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे। हमारे साथ फोन लाइन पर डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं पूरा एनालिसिस लेकर। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। कल की क्लोजिंग तो काफी शानदार हुई थी, अब आज के लेवल्स पर नजर रखें, क्या कल की तेजी आज भी कंटिन्यू रह सकती है? देखिए, कल वीकली एक्सपायरी थी निफ्टी की और इसकी वजह से भी हमको मोमेंटम काफी जोरदार आते हुए दिखा। और अगर आप परसेंटेज में चेक करेंगे तो निफ्टी बैंक निफ्टी के मुकाबले परसेंटेज में भी डबल तेजी के साथ बंद हुआ है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कल हमारा टारगेट था 22,400 तक के आने का, कि पुल बैक हमको लगता है कि 22,400 तक आ जाएगा। वो 22,400 तक फाइनली आ गया और कल अपने टारगेट भी अचीव कर लिए। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि एफआईज ने इस बीच अपना रुख बदला। क्या डाटा के अंदर कोई मेजर चेंजेस हुए हैं? तो मैं बोलूंगा कोई मेजर चेंजेस नहीं हुए हैं। उल्टा एफआईज की तरफ से 1% होल्डिंग और कम हो गई, 27% से 26% हो गई है। फिर आप ये बोलेंगे कि अगर एफआईज की होल्डिंग 1% कम हुई है तो फिर कल बाजार के अंदर मोमेंटम लेके आने वाला कौन था? लेके आने वाला था उनका ऑप्शंस का ट्रेड। अगर आप नंबर को गौर से देखेंगे, कई दिनों से इंडेक्स ऑप्शंस टूट रहे थे। कल फाइनली 12,000 प्लस करोड़ रुपए के इंडेक्स ऑप्शंस प्लस हुए हैं। दैट मीन्स कल ऑप्शंस जो ट्रेडिंग हुई है वो एफआईज की तरफ से हुई है। इसलिए आप ये जो बड़ा मूवमेंट देख पा रहे हैं, और एक तरफा मूवमेंट हमने लास्ट में क्लोजिंग में देखा, वो टिपिकली इंस्टीट्यूशनल ही करते हैं। 2 बजे के बाद काम होता है ऑप्शंस के अंदर, या तो जबरदस्त राइटिंग करेंगे या तो जबरदस्त बाइंग करेंगे। तो कल काफी हद तक जबरदस्त बाइंग हुई है मार्केट के अंदर, इसलिए आपको नंबर 12,000 करोड़ का दिख रहा है। अब आते हैं लेवल्स पे। देखिए, पुल बैक के सभी लेवल्स अचीव हो गए हैं यहाँ पे आके। ये पुल बैक हमने कहाँ से शुरू किया था? 21,800 से शुरू किया था, आपको ध्यान होगा। फिर 22,000 लाए, फिर 22,200 पे लेके आया, फिर आपको 22,400 तक भी यहाँ तक पहुंचाया और हमारा काम खत्म हो गया पुल बैक का। अब मार्केट को जो करना है वो अपने आप से करेगा, नया डाटा बनाएगा, उसके हिसाब से मार्केट के अंदर मोमेंटम आएगा। आपको करना क्या चाहिए? आपने अगर पुल बैक प्ले किया हुआ है और अगर आप अच्छे प्रॉफिट्स में हैं तो अपने प्रॉफिट्स को ट्रेल करते जाओ। हो सकता है वापस से यहाँ पे फ्रेश लॉन्ग बनते जाए, यानी कि कुछ ताजा खरीदारी यहाँ पे मार्केट के अंदर लौट आए। ये खरीदारी अगर आती है तो किस लेवल पे आकर टकराएगी? वो है 550 650। आपको याद होगा कई बार पहले भी इस लेवल के बारे में बातचीत कर चुके हैं। ये टफ 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 रेजिस्टेंस एरिया है और हमें लगता है कि 20 के वीक्स के अंदर इसको भी पार किया जा सकता है, बट उसके लिए ताजा खरीदारी चाहिए। तो आपको पहला टारगेट है 22,550 का पहला, वो है वो 22,200 का। फिर 22,000 का आप चाहे तो आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ये तो 22,100 का भी आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। इतना डीप करा जाने की जरूरत नहीं है। दूसरी पॉइंट ये है कि अगर आप मार्केट के अंदर वैसे पोजीशंस लेके बैठे हैं तो थोड़ा बहुत लाइट भी कर लीजिए अगर आपके पास पोजीशंस थोड़ी ज्यादा है, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग यहाँ तक आ चुकी है। आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी के अंदर भी शॉर्ट कवरिंग हुई है कल, हालांकि वो परसेंटेज में बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन बैंक निफ्टी 3 दिन से अगर बाई चांस ऊपर नीचे हो भी रहा है, लेकिन उसने कभी भी स्पॉट लेवल पे आपको 48,000 का लेवल नहीं दिखा रहा क्लोजिंग बेसिस पर। तो 48,000 की क्लोजिंग बहुत जरूरी है। कल भी आप देखेंगे 977 अराउंड जाके बंद हुआ है। तो कुल मिला के ये है कि बैंक निफ्टी के अंदर अभी थोड़ी मेहनत करने की जरूरत है। इसका स्टॉप लॉस टारगेट भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। इसका जो पहला टारगेट है वो है 48,000 का ही, और फिर 48,200 तक का पुल बैक आ सकता है। ये भी 48,200 पे अपना पुल बैक कंप्लीट कर देगा। देखो, निफ्टी ने अपने पुल बैक के तीनों टारगेट अचीव किए, बैंक निफ्टी ने अपने पुल बैक का एक भी टारगेट अचीव नहीं किया। तो इसका 2 टारगेट थे, 48,000 और 48,200। ना तो 48,000 क्लोजिंग पे आया, ना ही 48,200 आया। तो बैंक निफ्टी को थोड़ा लेगार्ड है, एफर्ट्स करने पड़ेंगे ज्यादा। दूसरा स्टॉप लॉस आपको बता देता हूँ, वह 47,500, 47,300, चाहे तो आप 47,800 भी रख सकेंगे अगर आप वेरी नियर बाय का रखना चाहते हैं तो। कुल मिला के नए और पुराने लोगों के लिए पोजीशनिंग का डाटा मैंने आपके सामने रख दिया। दूसरा पॉइंट, अगर कोई नया आदमी ये लेना चाहे मार्केट के अंदर तो देखो, ये खुद ही उसी को भी पता है कि उसने क्या मिस कर दिया। एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग तो उसने भी मिस की हुई है, तो उसका रिस्क रिवार्ड 1:1 का बनता है। इफ मिल जाए तो ठीक है, ना मिले तो थोड़ा बहुत यहाँ पे भी लेना चाहे तो यहाँ पे भी पोजीशन को 5-7% तक रख सकता है, लेकिन उसको रखनी होगी 30 मई तक की डेरिवेटिव एक्सपायरी तक। वो 1-2 दिन के लिए ना ले। करीब 11 शेयर एफ एंड बैन में है, पुट कॉल रेशियो के हिसाब से बाजार फेयर वैल्यू पे है। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिटेल होल्डिंग में कोई चेंजेस नहीं है, 68% है, और डीआईएस की होल्डिंग में कोई चेंजेस नहीं है, 43% लॉन्ग।
ठीक है। थैंक यू टिम्पी आपका ये पूरा एनालिसिस करने के लिए। तो कुल मिला के निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही ट्रेंड शॉर्ट कवरिंग का है और निफ्टी में पुल बैक जो आया है वो आगे जारी रह सकता है 22,550 से 22,600 तक का। तो जिनके पास ऑलरेडी पोजीशनिंग है वो अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते रहें, मुनाफे को यहाँ पर बचाने की कोशिश करें। बैंक निफ्टी को थोड़ा और समय लग सकता है और ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखाने में। तो यह है आज का नज़रिया बाजार पर। और रणनीति देने के लिए भी हेमन कपाड़िया जी से तो हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन उन्होंने जो रणनीति भेजी है, ट्रेड्स आइडिया भेजे हैं वो है हमारे पास और वो आपको एक बार बता देते हैं। उन्होंने यूबीएल में तेजी करने की सलाह दी है आज के लिए। टारगेट देख रहे हैं 1918 का और गुजरात गैस में तेजी करने की सलाह है 560 के टारगेट के लिए आप यहां पर तेजी करके चल सकते हैं। तो दोनों ही कॉल्स तेजी की तरफ हैं, इस पर नजर रखिए। आगे कुछ और भी ट्रेडिंग आइडियाज हम आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन अब चलिए अब बात करते हैं नतीजों की और खबरों वाले शेयर्स की। कल बाजार बंद होने के बाद किन कंपनियों के तिमाही नतीजे आए ये बताने के लिए शरद दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। तो ऑफकोर्स सबसे पहले जो है हम अच्छे नतीजे जो है उनको फोकस करने वाले। सबसे पहले काइंस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो शानदार नतीजे देखने मिले। आप एबिडा मार्जिन जो है अनुमान से बेहतर आया है और यहाँ पे देखें तो ओवरऑल नेट प्रॉफिट में भी ऑलमोस्ट डबल हो चुका है अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो। अब इसके अलावा एंड्योरेंस टेक के नतीजे बहुत स्ट्रॉन्ग आए हैं। यहाँ पे टॉप लाइन में लगभग 20% का ग्रोथ आया है, आय में भी एक अच्छी उछाल देखने मिली है। अब बात करते हैं रेस्टोरेंट्स ब्रांड्स एशिया की, तो यहाँ पे जो है बहुत स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। स्पेशली एबिडा और रेवेन्यू ये जो है एनालिस्ट एस्टिमेट से ज़्यादा बेहतर देखने मिला है और ये एकमात्र कंपनी है जिन्होंने एक पॉजिटिव सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ जो है रिकॉर्ड किया। अगर आप बाकी पीएस के साथ कंपेयर करें तो आज स्टॉक में ज़रूर तेज़ी देखने मिल सकती है। वही सनसेरा इंजीनियरिंग की बात करें तो अच्छी मार्जिन्स में जो है आउटलुक आया है कंपनी का गाइडेंस का डिमांड को लेके, और प्लस जो हेडलाइन नंबर्स हैं वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग दिखे हैं। स्मॉल कैप स्पेस में इंडियन ह्यूम पाइप के अगर आंकड़ों की बात करें तो मार्जिन से बहुत अच्छी उछाल देखने मिली है और अनुमान से बेहतर देखने मिला है। और अगर हम हेडलाइन नंबर्स की बात करें स्पेशली बाइकॉन का, तो यहाँ पे लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आया है और मैनेजमेंट में भी जो उनके जो प्रीवियस एमडी हैं उनको रीअपॉइंट किया अगले 5 साल के लिए। वोडाफोन आइडिया यहाँ पे बात करें तो लगभग आप कह सकते हैं कि नंबर्स जो है अनुमान के मुताबिक आए हैं। रेवेन्यू जो है आप कह सकते हैं सपाट ऑलमोस्ट आया है। जो आरपू है वहाँ पे भी 1 रुपये की जो है सिक्वेंशियल इंक्रीज़ हुई है। बट ओवरऑल जो है बाज़ार की फोकस रहेगी जो टेलको स्पेक्ट्रम आने वाला है और इलेक्शंस के बाद जो बाज़ार का एक्सपेक्टेशन है 15 से 20% का टैरिफ हाइक जो आ सकता है। तो ये 2 अहम ट्रिगर है जो उसके कारण आपको टेलीकॉम स्पेस को ट्रैक करना चाहिए। जेके पेपर के जो है कमज़ोर नतीजे देखने मिले हैं, इसका रियलाइजेशन से इम्पैक्ट आया है और ग्लोबल डिमांड में भी जो है थोड़ी सी उतार चढ़ाव देखने मिली, तो उसके कारण जो है यहाँ पे कमज़ोर नतीजे देखने मिले। और जनरली जो पेपर कंपनीज़ की जो मार्च क्वार्टर होती है वो स्ट्रांग होती है, तो ये भी जो है एक वीक पॉइंट है स्टॉक में आज सेलिंग प्रेशर देखने मिल सकता है। और आखिर में कॉनकॉर की बात करेंगे तो लार्जली एक मार्जिनल जो है मिस हुआ है आपका मार्जिन को लेके। ओवरऑल इन लाइन टू वीक सेट ऑफ नंबर्स जो है आपको कॉनकॉर में देखने मिले हैं। ठीक है। तो ये कुछ अहम नतीजे हैं, इन पर नज़र रखिए। और इसके अलावा टेलीकॉम स्टॉक्स आज फोकस में रह सकते हैं। इसके अलावा खबरों वाले शेयर्स भी बताइए शरद। जी बिल्कुल पूजा, टेलीकॉम स्टॉक्स का ही इम्पोर्टेंट बात मैं कहूँगा फिर से। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने जो अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट होती है बिडर्स की वो लिस्ट निकाल दी है। तो देखने को तो 3 अहम टेलीकॉम कंपनीज़ है, लेकिन जो अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट होता है उस हिसाब से हम लोग लगा सकते हैं वैल्यू की कितना स्पेक्ट्रम पे वो बोली लगा सकते हैं। वही रिलायंस के लिए ये 3,000 करोड़ का डिपॉजिट था, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि 35,000 करोड़ तक एस्टिमेट में स्पेंड कर सकते हैं स्पेक्ट्रम में। वही भारतीय एयरटेल का 1,000 करोड़ का ऑलमोस्ट डिपॉजिट होगा, जहाँ पे 12,000 करोड़ का एस्टिमेशन है कि वो स्पेक्ट्रम पे खर्च कर सकते हैं। पीबी फिनटेक की ब्लॉक डील हो सकती है। यहाँ पे जो है उनके मैनेजमेंट जो सीईओ है और वाइस चेयरमैन दोनों ही अपनी जो है स्टेक की बिकवाली कर सकते हैं 1.86% स्टेक, जिसका वैल्यू 1,000 करोड़ का आता है। अब ये डील जो है फ्लोर प्राइस 6% डिस्काउंट पे देखने मिल सकता है। और याद रखिए जो भी टॉप मैनेजमेंट है ये प्रमोटर कैटेगरी में डिफाइंड नहीं है, तो इस कंपनी का एक भी 0% है प्रमोटर होल्डिंग बाय डेफिनेशन। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये मैनेजमेंट पर्सनल की जो है आप कह सकते हैं ओपन मार्केट में जो है बिकवाली हो रही है। वेदांता भी फोकस में रहेगा। इस वित्त साल का पहला इंटरिम डिविडेंड की घोषणा हुई है 11 रुपये प्रति शेयर का, जिसका डिविडेंड यील्ड 2.5% का है। लेकिन याद रखिए डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, तो ये जो है सीरीज ऑफ डिविडेंड इस साल देखने मिल सकता है। तो उसके कारण जो डिविडेंड यील्ड होती है वो भी जो है शेयर होल्डर्स को ट्रैक करना चाहिए। इसके अलावा कंपनी जो है
आप कह सकते हैं कि फंड रेज जो है लगभग 8,500 करोड़ का, उसकी भी अप्रूवल आई है, तो इसमें जो है ज़रूर आप फोकस रखेंगे। एंड्योरेंस टेक की बात करें तो नतीजे तो बहुत स्ट्रांग आए थे, लेकिन वो कंपनी एक नई ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट भी बना रही है औरंगाबाद प्रोजेक्ट में, और इसका लगभग 900 मिलियन टन्स का कास्टिंग्स पर मंथ का जो है टोटल आप कह सकते हैं कैपेसिटी प्रोडक्शन रहेगा, और ये शुरू होगा अगले साल वित्त साल 2026 के पहले क्वार्टर में। वेल्सपन इंडिया और गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, यहाँ पे थोड़ी नेगेटिव रिएक्शन देखने मिल सकती है सेंटिमेंटली। अब इसका रीज़न ये है कि वॉलमार्ट के नंबर्स तो बहुत अच्छे आए थे देर रात यूएस में, लेकिन उनकी कमेंट्री आई है वहाँ पे, वो कह रहे हैं कि जो पब्लिक है, कंजम्पशन जो हो रही है वो डिस्क्रिशनरी आइटम्स की कम हो रही है। अब जो होम फर्निशिंग्स होता है एक टाइप से डिस्क्रिशनरी आइटम होता है, और ये जो एक्सपोर्टर्स है वेल्सपन इंडिया गोकुलदास एक्सपोर्ट, वो एक्सपोर्ट करते हैं ये सब डिस्क्रिशनरी आइटम्स आपके यूएस मार्केट्स में, स्पेशली वॉलमार्ट में भी। तो इसके कारण एक नेगेटिवली सेंटिमेंट इम्पैक्ट यहाँ पे देखने मिल सकता है। संगमी मूवर्स भी फोकस में रहेगा। कल जो है ऑफकोर्स मार्केट आवर्स में अर्निंग्स आई थी और स्टॉक में जो है गिरावट आया था, भारी गिरावट लगभग 12% का, लेकिन उन्होंने एक शेयर स्प्लिट की जो है अनाउंसमेंट की है। अगर आप एक शेयर होल्ड करते हैं तो आपको 2 शेयर्स मिलेंगी, तो इसके कारण जो है आज स्टॉक भी फोकस में रहेगा। डिक्सन टेक में भी जो है इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आया है। यहाँ पे कंपनी ने करार किया है एसर के साथ, यहाँ पे वो मैन्युफैक्चर करेंगे कंज्यूमर अप्लायंस प्रोडक्ट्स। और इंडिको रेमेडीज़ के लिए पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो आया है कि कोई भी ऑब्जर्वेशन उनको यूएसएफडीए द्वारा एपीआई फैसिलिटी में नहीं देखने मिली है नवी मुंबई में। और आखिरी स्टॉक केम्प्लास सानमार एलओआई साइन किया है, जहाँ पे एडवांस्ड इंटरमीडिएट बनाएंगे अपने एपीआई सेगमेंट के लिए। ठीक है, तो ये कुछ ढेर सारी खबरें हैं, इन पर नजर रखिए। मिड कैप स्टॉक्स भी फोकस में रहेंगे आज, और दिग्गज टेलीकॉम स्पेस आज इस पर खासकर की नजर रखिए, यहाँ पर भी आज एक्शन एक्सपेक्टेड है। थैंक यू शरद आपका ये पूरा अपडेट्स देने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ब्रोकरेज रिपोर्ट की। हमारे साथ आशीषा जुड़ चुकी हैं पूरा अपडेट लेकर। आशीषा, गुड मॉर्निंग, बताइए। जी हाँ, सबसे पहले एमएनएम की बात करते हैं। निफ्टी की कंपनी है, कल नतीजे आए थे, उस पर 2 ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई है। जेफरीज ने अपग्रेड कर दिया है स्टॉक को, खरीदारी की राय दी है। टारगेट प्राइस भी बढ़ाकर 2,910 रुपये प्रति शेयर कर दिया है। उनका मानना है कि वैल्यूएशंस अगर कंपेयर करें उसके कॉम्पिटिटर्स या पीयर्स से, तो अभी भी डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहे हैं, जिसके चलते उन्होंने अपग्रेड करके अब खरीदारी की राय दी है। लेकिन सीएलएसए ने एमएनएम को डाउनग्रेड किया है। उनका मानना है कि स्टॉक अभी बहुत चल चुका है, जिसके चलते अब वैल्यूएशन अपसाइड नहीं नजर आ रहा। उन्होंने डाउनग्रेड किया है। टारगेट प्राइस 2,312 रुपये प्रति शेयर का दिया है। इसके अलावा इन्फो एज की बात करते हैं। नोमुरा की रिपोर्ट आई है। खरीदारी की राय तो बरकरार रखी है, लेकिन टारगेट प्राइस बढ़ाकर 6,750 रुपये प्रति शेयर कर दिया है। उनका मानना है कि बिलिंग ग्रोथ काफ़ी स्ट्रांग रहा है अक्रॉस सेगमेंट्स। आईटी की बात करें तो वहाँ पर भी ट्रैक्शन काफ़ी अच्छा है। रियल एस्टेट डिमांड भी काफ़ी स्ट्रांग रही है, और मैट्रिमनी और एजुकेशन सेगमेंट में भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ रहा है, जिसके चलते उन्होंने टारगेट प्राइस बढ़ाया है। इसके अलावा एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस कल भी फोकस में था नतीजों के दम पर। जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट आई है। उन्होंने ओवरवेट की राय बरकरार रखी है। उनका मानना है कि एसेट क्वालिटी परफॉर्मेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग था चौथी तिमाही में, और मैनेजमेंट ने FY25 के लिए भी काफ़ी अच्छी गाइडेंस दी है। इसके अलावा सीजी कंज्यूमर पर जेफरीज की रिपोर्ट आई है। खरीदारी की राय बरकरार रखी है। पहले 350 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य था, वो अब बढ़ाकर 390 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य कर दिया है। उनका मानना है कि नतीजे चौथी तिमाही में अच्छे थे। उन्होंने EPS एस्टिमेट्स बढ़ाए हैं FY25 के लिए, और वैल्यूएशन की बात करें तो वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव है, जिसके चलते उन्होंने टारगेट प्राइस बढ़ाया है। और लास्ट में मैनकाइंड फार्मा, जेफरीज की रिपोर्ट आई है। कल कुछ मैनेजमेंट की कमेंट्री आई थी फंड रेज को लेकर, लेकिन आज जेफरीज की रिपोर्ट आई है। अपग्रेड किया है उन्होंने स्टॉक को, खरीदारी की राय दी है। उनका मानना है कि नतीजे काफ़ी अच्छे थे, मार्जिन एक्सपेंशन भी काफ़ी अच्छा रहा चौथी तिमाही में। FY25 का गाइडेंस जो मैनेजमेंट ने दिया है वो भी काफ़ी अच्छा है, जिसके चलते उन्होंने स्टॉक को अपग्रेड किया है, खरीदारी की राय दी है, और 2,430 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य दिया है मैनकाइंड फार्मा पर। ठीक है, तो ये है ढेर सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट, इस पर आप नजर रखिए। थैंक यू आशीषा ये पूरा अपडेट देने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कमोडिटी मार्केट की। हमारे साथ रणनीति बताने के लिए HDFC सिक्योरिटीज से अनुज गुप्ता मौजूद हैं। अनुज जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। सोने चांदी से पहले शुरुआत करेंगे, आज कैसे ट्रेड लें वहाँ पर?
हाँ, देखिए सोने चांदी में हमने रिकवरी का ट्रेंड आते हुए देखा है और एक पॉजिटिविटी देखी है। सिल्वर अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास चल रही है। गोल्ड में भी करीबन 2 महीने के उच्चतम स्तर देखने को मिले हैं, तो हमें लगता है कि यहाँ पे अभी खरीदारी का ही ट्रेंड देखने को मिलेगा। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी। गोल्ड में करीबन 72,750 में खरीदारी करें। 72,588 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट करीबन 73,160 तक देखा जा सकता है। और वहीं सिल्वर के अंदर भी करीबन 87,020 में खरीदारी करें। 86,700 का स्टॉप लॉस लगाए। टारगेट 87,800 850 तक देखने को मिल सकता है। तो गोल्ड सिल्वर में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनाइए। सिल्वर अपने रिकॉर्ड लेवल्स पर कारोबार कर रहा है। अभी और भी तेजी के लिए आप यहां पर खरीदारी करके चल सकते हैं। सिल्वर में 87,850 के टारगेट्स होंगे। गोल्ड के लिए 73,160 के टारगेट्स होंगे। कच्चे तेल को कैसे ट्रेड करें अनुज? कुछ दिनों से एक रेंज बाउंड मोमेंटम देख रहे हैं। हालांकि इन्वेंट्री काफी ड्रॉडाउन होती हुई दिखाई दी है, तो आपको निचले स्तरों पर कुछ खरीदारी देखी जा सकती है। हालांकि 6,400 से लेकर 6,700 के बीच का एक टाइट रेंज बनी हुई है। हमें लगता है कि फिलहाल अभी रेंज में ही ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। बट हाँ, अगर निचले स्तर मिलते हैं तो वहाँ खरीदारी देखने को मिल सकती है। बट हाँ, ओवरऑल अगर देखें तो फिलहाल अभी रेंज बाउंड मार्केट क्रूड में देखने को मिल रही है। ठीक है, तो रेंज बाउंड मार्केट है, चाहे तो रहने दे कोई ट्रेड लेने को, लेकिन थोड़ा नीचे है तो आप यहाँ पर बाइंग ऑन डिप्स की रणनीति अपना के चल सकते हैं। फिलहाल कोई बहुत बड़ा एक्शन नहीं दिख रहा है। काफ़ी समय से हम देख रहे हैं कच्चे तेल में रेंज में ही कारोबार हो रहा है। मेटल्स में भी अनुजी हमने देखा कि रिकॉर्ड लेवल्स है, उसके बाद हल्की मुनाफा वसूली भी हावी हुई है। बेस मेटल्स में मौके कहाँ देख रहे हैं आप? कॉपर अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है कि कॉपर में अभी भी पोटेंशियल बाकी है। तो कॉपर में करीबन 894 के आसपास खरीदारी करें। 888 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट 905 तक देखा जा सकता है। तो कॉपर हमें लगता है कि खरीदारी के लिए सही है और यहाँ पे खरीदारी का ट्रेड कॉपर में बना सकते हैं। इवन अगर हम देखें तो बाकी बेस मेटल के अंदर भी एक पॉजिटिव मोमेंटम आ रहा है। तो बेस मेटल के अंदर भी हमें लगता है खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। ठीक है, तो अन्य मेटल्स में भी आप खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं और इन सब में कॉपर ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब 900 के पार जा सकता है कॉपर, तो यहाँ पर तेजी करके चलिए। स्टॉप लॉस होगा 888 का। अनुज जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। चलिए फिलहाल इस शो में इतना ही। एक नमस्कार।